Welcome to Yogi Ram podcast. Today we have a very special guest, Sonia Aroraji, a renowned psychological counselor and tarot card reader, recognized with the influential Indian Award 2023 for her impactful work since 2020. Sonia ji adeptly addresses complex issues like depression, anxiety, and healing from relationship breakups by merging the symbolic wisdom of tarot with evidence-based psychological counseling. With a unique approach that fosters trust and transformation, she has guided individuals through self-discovery and healing over her 5 year journey. Sonia Ji's diverse academic background includes studying psychology at the International Career Institute, USA, earning a Master of Education from Lovely Professional University, and pursuing creative writing at Symbiosis Center for Distance Learning, all while residing in Ghaziabad, India. Join us as we dwell into the transformative power of her work. Very warm welcome सोनिया मैम, आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू सो मच। मैम, स्टार्टिंग विद द पॉडकास्ट, मेरा पहला सवाल अबाउट योर जर्नी. सो प्लीज शेयर हाउ योर जर्नी एज ए टैरो कार्ड रीडर बिगन. मैम, ये यात्रा क्या क्या पड़ा हुआ है, क्या क्या शुरुआत में कठिनाइयां आई, मैम इसके बारे में प्लीज डिटेल में बताइए. मैंने स्टार्टेड किया था टैरो रीडिंग इन 2020 और ये एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ कि मैं यूट्यूब चैनल देख रही थी उस समय और एकदम से मेरे सामने कोई टैरो रीडिंग आ गई, तो मेरा एकदम इंटरेस्ट उसमें जागने लगा, डाइवर्ट होने लगा। फिर मैं डेली ही टैरो रीडिंग्स देखने लग गई। तो मेरे को उस टाइम ये था कि आई वाज आल्सो स्टडीइंग साइकोलॉजी, तो मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट था इन टॉपिक्स में, मिस्ट्रीज में, मिस्टिकल साइंस में। तो मेरा इंटरेस्ट जैसे जैसे डेवलप होने लग गया तो मैं डेली देखने लग गई। फिर मैंने 2-3 कोर्सेज भी किए टैरो रीडिंग से रिलेटेड और सर्टिफिकेट कोर्सेज पूरे किए। अपने आर्ट ऑफ टैरो से भी एक कोर्स किया, एक दूसरी जगह से भी कोर्स किया। उसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस में उसको लाना शुरू कर दिया। पहले तो मैं अपने लिए ही गाइडेंस लेने लगी कि मैं अपने लिए कार्ड्स निकालने लगी ऑन डेली बेसिस। फिर धीरे धीरे वो प्रैक्टिस पैशन में बदलने लगी। तो वो कहते हैं ना कि आपका पैशन प्रोफेशन में बदल जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। कि अगर आपका वही सोर्स जिसमें आपको बहुत ज्यादा पैशन है वो प्रोफेशनल में आप ले जाते हैं उस चीज को, तो आपको खुशी भी मिलती है और पैसा भी मिलता है, दोनों चीजें आपको मिलती हैं। तो यहीं से सफर शुरुआत हुई। आज 2025 तक मैं लेकर आई हूँ इसको, 5 साल हो गए हैं। तो ये ईश्वर की कृपा है कि अभी तक सब बढ़िया चल रहा है। ठीक है मैम. Moving to the psychological counseling and tarot reading practices, how do you integrate psychological counseling with tarot reading in your practice? साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और टैरो रीडिंग कहीं ना कहीं साथ में जुड़े हुए हैं। वो ऐसे जुड़े हुए हैं कि जो कार्ड्स, जो राइडर वेट टैरो डेक है वो मोस्टली बेस्ड है साइकोलॉजी पे, लेकिन लोगों को लगता है कि टैरो इज अ टूल ऑफ प्रिडिक्टिंग फ्यूचर। तो टैरो सिर्फ प्रिडिक्टिंग फ्यूचर का एक टूल नहीं रह जाता, वो एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का टूल है। सपोज मैं आपका एक एग्जांपल दूं, अगर आप होस्ट हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ को बेहतर कैसे बनाना है और आप अपने लिए 1-2 कार्ड्स निकालें राइडर वेट से, और सपोज कीजिए व्हील ऑफ फॉर्चून जैसा कार्ड आ गया या कोई भी पॉजिटिव कार्ड आ गया, तो आपको वो बताएगा कार्ड कि आपको यहाँ पे वर्क करने की जरूरत है। मतलब आपको अपने मेंटल जो लेवल है उस पे कहाँ वर्क करने की जरूरत पड़ रही है। तो ऐसे टैरो और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग दोनों रिलेट कर जाते हैं और इससे दोनों को हेल्प हो जाती है। अगर हमारा कोई ऐसा क्लाइंट है जिसका साइकोलॉजिकल लेवल बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है, तो हम उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, तो हम कार्ड्स निकाल के भी चेक कर सकते हैं कि कहाँ क्या इशू आ रहा है। तो बेसिकली बोथ आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। सिर्फ फ्यूचर टूल नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो टैरो है बेसिकली बहुत ज्यादा वर्क करता है प्रेजेंट पे और आपकी साइकोलॉजी बताता है कि, और ये भी बताता है कि आप किस तरह के पर्सन हैं, किस तरह के पर्सन है, आपकी पर्सनालिटी बताएगा, दूसरे लोगों की पर्सनालिटी, आप किसी भी इंसान की पर्सनालिटी को टैरो कार्ड्स निकाल के आप बता सकते हैं इजीली। Getting back toward the psychological career, counselor as a career, what inspired you to become a psychological counselor? मैम, वो क्या दिन थे, क्या क्या आप इस फील्ड में कैसे आए, क्यों आई, मैम उसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताइए. जी, एक्चुअली मैंने अपने आसपास कई लोगों को ब्रेकअप से डील करते देखा, मैंने खुद भी इस चीज से डील किया।
तो तब ये स्टार्टिंग में मुझे चीजें इतनी अफेक्ट नहीं करती थी, बट धीरे धीरे इमोशनल लेवल पे मैंने ये चीजें रियलाइज करी कि इमोशनल लेवल पे कुछ टूटने सा लगता है सबके अंदर, कि कई बार हम बहुत नाकामयाब हो जाते हैं तो हम टूटने लगते हैं, लेकिन उस टाइम क्या होता है, हमारे पास कोई टूल नहीं होता या कोई सहारा नहीं होता है जिसकी वजह से हम आगे बढ़ सके। तो साइकोलॉजी एक ऐसा टूल है, अगर आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ लिया एक बारी, तो आप जिंदगी में टूटेंगे तो जरूर, पर बिखरेंगे नहीं। अगर हिंदी में इसको अच्छे से बताऊं, आप टूटेंगे पर आप बिखरने नहीं देगा ये सब्जेक्ट आपको, क्योंकि आपको पता है कि आपके वीक पॉइंट कहाँ है। आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद इतना रियलाइजेशन हो जाता है कि मैं यहाँ खराब कर रहा हूँ या मैं यहाँ चीजें खराब कर रही हूँ, मेरे को इमोशनल लेवल पे यहाँ पे काम करना है। मतलब दुनिया का सबसे मुश्किल टास्क होता है खुद पे काम करने का। अब अच्छा। दूसरों को तो हम बड़ी एडवाइस दे देंगे, आप ये कर लो, आप वो कर लो, क्लाइंट्स को भी दे देंगे, बट जब अपनी बात आती है तो अपने अंदर झांकना पड़ता है। जब अपने इनर इश्यूज हील करने की जब बारी आती है तो बहुत टफ हो जाती है वो चीजें। तो उस टाइम से मेरी ये जर्नी शुरू हुई थी, और आज 5 साल से मैं खुद भी हीलिंग कर रही हूँ इसी सब्जेक्ट से, और दूसरों के लिए भी मैं बेनिफिट प्रोवाइड कर रही हूँ। Great, 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 ma'am. I'm talking more about clients. So please describe a memorable transformation you witness in a client. मैम वो क्या memorable moment है, आपने कैसे अपने clients को guide किया, उनको कैसे transform किया, कैसे उनको help करी, वो कुछ एक दो जो है most memorable, मैम प्लीज शेयर करें। जी जरूर। मेरा एक क्लाइंट था, वो बड़े इंटरेस्टिंग इंसान थे। तो 5 साल पहले ये मेरे को क्लाइंट मिले थे, और मैंने यूट्यूब पे एक प्रमोशन डाला था। तब मेरा एक चैनल था काउंसलिंग से रिलेटेड, अब नहीं है, मैं डिलीट कर चुकी हूँ। तो उनसे वो आए थे, उनके थ्रू, यूट्यूब के थ्रू आए थे वो मेरे पास। कॉल आया मुझे कि ऐसे से मेरे को दिक्कत है। उनका जो प्रॉब्लम था वो था रिलेशनशिप ब्रेकअप से रिलेटेड था। तो मैंने उनको 5 सेशन दिए, 5 सेशन में उनकी हीलिंग हो गई, और उनको उनका जो माइंड है वो मैंने गोल की तरफ डाइवर्ट कर दिया। मतलब मैंने उनको बैलेंस करना सिखा दिया कि रिलेशनशिप और ये चीजें हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं। क्या होता है कि कई बार ना हमारा माइंड जो है बहुत ऑब्सेसिव हो जाता है चीजों को लेके या किसी इंसान को लेके, और फिर वो इंसान दिमाग से नहीं निकल पाते हैं। तो हम टीवी चलाएंगे तो भी हमें उस इंसान का जो मेमोरीज है वो आ रही है, हम बैठ रहे हैं तो भी यही हो रहा है। तो उन चीजों से हम एकदम से तो बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन हमें डील कैसे करना है, कौन से हमें ऐसे तरीके यूज करने हैं जिसकी वजह से हम बैलेंस कर लें, ताकि हम अपने वर्क पे भी फोकस कर पाए और साइड बाय साइड हम उस इंसान पे भी फोकस करें, भले ही वो हमारे साथ नहीं है, बट हम उस पे भी फोकस करें और अपनी लाइफ भी हैम्पर नहीं होने दे रहे। तो ये बैलेंस करना मैंने अपने उन क्लाइंट को सिखा दिया। मैंने उनको सिखाया कि क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ की, क्या इंपॉर्टेंस है लोगों की, क्या इंपॉर्टेंस होती है इसमें, और आपका करियर कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो ये सब चीजें जब उनको 5 सेशन में जब धीरे धीरे क्लियर होती गई, तो फिर उन्होंने धीरे धीरे बंद कर दिया सेशन लेना। मतलब अब वो कम्प्लीटली ऑल राइट है। मैम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आपने बताया क्लाइंट्स के बारे में, मूवमेंट्स आपने कैसे उनको हेल्प किया, बहुत बार ऐसा होता है क्लाइंट्स हैव ट्रस्ट इशू, सो हाउ डू यू अप्रोच क्लाइंट्स हु हैव दिस ट्रस्ट इशू? ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, एक तो टारो रीडिंग्स में बहुत आते हैं ट्रस्ट इश्यूज। तो कई बार लोग ऐसे भी बोलते हैं कि हम पेमेंट बाद में करेंगे, आप सेशन पहले दे दो। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती कि सेशन पहले दिया जाए और पेमेंट बाद में ली जाए। तो उनको कन्विंस करना कई बार बड़ा टफ हो जाता है। पहले तो उनको क्लियर करना पड़ता है कि ये चीज है क्या। और कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जिन्हें टारो रीडिंग्स का पता भी होता है, फिर भी वो भरोसा नहीं कर पाते। तो उनको पूरा एकदम डीप लेवल पे जाके ये चीजें क्लियर करनी पड़ती हैं थ्रू अ फोन कॉल, और जैसे भी जूम में मीटिंग हो जाए या गूगल मीट है उसके थ्रू, पूरी चीजें क्लियर होने के बाद ही फिर क्लाइंट सर्विस लेने के लिए तैयार होते हैं। जी। मैम इसी कंटेक्स्ट में थोड़ा सा और मैं पूछना चाहूंगा कि और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं बीइंग अ प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर, बीइंग अ मास्टर, एंड वही क्लाइंट के साथ हो गया, एंड योर जो आपको बैक एंड जो देता है साइकोलॉजी, तो वो कैसे आप वो हेल्प करता है, और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, और अब तक के जो आपने बताया 5 years डाउन द लाइन, तो इन 5 साल में और क्या क्या कठिनाइयां आई और कैसे आपने उसको ओवरकम किया, मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। इस फील्ड में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे अगर आप चलाएं तो आपको लाखों चैनल आज के टाइम में टैरो रीडिंग्स के मिल जाएंगे।
सबसे पहला जो चैलेंज आता है, अगर आपके ज्यादा फॉलोअर्स नहीं हैं, आप ऑनेस्ट हैं वो ठीक है, पब्लिक ये नहीं देख रही कि आप ऑनेस्ट है, पब्लिक क्या देख रही है कि इस इंसान के कितने फॉलोअर्स हैं। तो सबसे पहला चैलेंज वो आता है कि फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं। दूसरा चैलेंज आता है कि आपके जो पास क्लाइंट हैं उनके रिव्यूज डालना। कई बार क्या होता है कि क्लाइंट्स अपने रिव्यूज देना पसंद नहीं करते और इग्नोरेंस में हो जाता है कि या उनको या उनका बिजी स्केड्यूल चल रहा है, किसी भी वजह से उनके जो रिव्यूज होते हैं वो पब्लिश नहीं हो पाते। तो उस हिसाब से भी वहां पे भी थोड़े ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं कि अगर हम किसी से काउंसलिंग ले रहे हैं या सपोज कोई क्लाइंट मेरे पास आया, उसके मेरे रिव्यूज अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन, तो वहां पे बड़ी दिक्कत आती है। और तीसरी चीज ये होती है कि आजकल बहुत से लोग लाइव पे टैरो रीडिंग्स फ्री में देते हैं। तो हाँ। वहां पे पेड को अप्रोच करना, एक क्लाइंट को अगर लाइव पे फ्री रीडिंग मिल रही है तो उसको एज अ पेड रीडर अप्रोच करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस फील्ड में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ही चैलेंजेस हैं एज कम्पेयर टू द अदर प्रोफेशंस। क्योंकि ये प्रोफेशन ऐसा है ना कि एक तो कंपटीशन ले लें, दूसरी साइड पे इसमें पॉपुलैरिटी होना बड़ा जरूरी हो गया है कि अगर आप पॉपुलर हैं तभी आपको क्लाइंट्स अप्रोच करेंगे, अदरवाइज थोड़ा चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। मैम मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगा एंड यस दैट इज वन ऑफ द यूएसपी एंड मेरे ख्याल से इस वजह से भी आपकी एक्सपर्टीज की वजह से टैरो की एक्सपर्टीज की वजह से एंड द बैकएंड जो आपका है साइकोलॉजिकल आपका जो इतना अच्छा बूस्टअप उससे मिलता है सो कितना इफेक्ट पड़ता है एज कंपेयर टू अदर मैं टैरो रीडर्स की जब मैं बात करूं उनसे और आपसे जब कोई सलाह लेता है सो इन चीजों को मिला के सो मैम इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताइए। मैं जब किसी को गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ, लाइक इस अगर ये काउंसलिंग भी है तो भी और अगर एक टैरो रीडिंग है तो भी, तो मैं उसमें बहुत सारी चीजें ऐड अप करती हूँ। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है जिससे क्लाइंट को हेल्प मिलती है। दूसरा, मैं क्लाइंट को क्लाइंट की तरह नहीं देखूंगी, मैं क्लाइंट को एज अ ह्यूमन बीइंग देखूंगी कि अगर मैं उसकी जगह पे होती तो मैं कैसे रिएक्ट करती, मेरा क्या सोल्यूशन मेरे लिए हो सकता था। तो अगर आप किसी दूसरे प्रोफेशनल के पास जाते हैं तो वो सिर्फ पैसे ले रहे हैं, उनको पैसे लेने हैं, वो एज अ क्लाइंट ही आपको ट्रीट करेंगे। बट अगर आप मेरे से काउंसलिंग ले रहे हैं या टैरो रीडिंग ले रहे हैं तो यू आर लाइक माई फैमिली मेंबर, कि मेरे को अपना एक फैमिली मेंबर आया है और उसको ट्रीट करके भेजना है और उसको मतलब वो आगे लाइफ में परस्यू कर सके, कुछ अचीवमेंट्स हासिल कर सके और उसका जो भी प्रॉब्लम है, अगर वो कहीं स्टक है तो वो स्टकनेस दूर हो, अगर कोई लव रिलेशनशिप से इशू आ रहे हैं तो वहां पे मैं काम कर सकूं। लेकिन उसको ये फील नहीं होगा कि काउंसलिंग लेते टाइम कि मैं बाहर का इंसान हूँ या मैं कोई स्ट्रेंजर हूँ। तो ये फर्क है मेरे से काउंसलिंग लेने में और दूसरे प्रोफेशनल से काउंसलिंग लेने में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अ टेक्निकल वन, बहुत बार ऐसा पूछा जाता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कर्मा इन योर काउंसलिंग प्रैक्टिसेस, क्योंकि कर्मा भी आजकल बहुत सोशल मीडिया में भी इसकी बातें होती हैं और इसको रिलेट किया जाता है हर ऑकल्ट मॉडलिटी के साथ। तो मैम इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताइए। तो कर्मा का ये सिग्निफिकेंस होता है काउंसलिंग में कि क्लाइंट, कई बार आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के भी हो सकते हैं। जी, आप हमेशा ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके पास बहुत अच्छी बैकग्राउंड वाला इंसान आने वाला है। तो बीइंग अ साइकोलॉजिकल काउंसलर आप जजमेंट नहीं कर सकते, आप जज नहीं कर सकते। इवन इफ यू आर जजिंग समवन, अगर आप जज भी कर रहे हैं किसी को तो आपको वो बताना नहीं है, क्योंकि जजमेंट क्या है कि वो फिर आपको अपने इश्यूज नहीं बताएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा इंसान आता है जिससे थोड़ा बैड कर्मा हो गया, लाइक कोई मर्डर हो गया एंड यू आर हीलिंग, आप उसे हीलिंग दे रहे, तो यहाँ पे कर्मा का ये इफेक्ट होता है कि हम उसे एज अ क्रिमिनल नहीं देख सकते। अगर हम उसे एज अ क्रिमिनल देखेंगे तो ये हमारी ड्यूटीज के खिलाफ हो जाएगा, ये जो हमारा प्रोफेशन है उसके खिलाफ है कि हम यहाँ पे उसको इस स्केल पे जज नहीं कर सकते कि वो क्रिमिनल है, उसने बहुत बड़ा क्राइम किया है। क्राइम कोई भी हो उसको हम एज अ ह्यूमन बीइंग देखेंगे, एज अ पार्ट ऑफ आवर टीम देखेंगे कि हाँ ये आया है, ये बेटर होना चाहिए, इसकी लाइफ का फोकस अच्छा होना चाहिए, इसके जो कर्म है वो आगे से ये गलती ना करे। तो उसकी लाइफ को एक डायरेक्शन देनी है कि वो आगे से ये गलती रिपीट ना कर दे। मतलब एक क्राइम तो चलो उससे हो गया, वो जैसे भी हुआ हमें नहीं पता, कंडीशन क्या थी, सिचुएशन क्या थी, सर्कमस्टांसेस उसके कैसे बन रहे थे हमें नहीं पता है ना, हम वहां थे उस समय।
तो हम जज भी नहीं कर सकते। हम उसे ऐसा बना सकते हैं कि वो दूसरी बार ये गलती ना करे, दूसरी बार ये जो कर्मा है उसका ये डिलीट हो जाए, मतलब ये कोई बैड कर्मा उसके हाथों से नहीं होना चाहिए। मैम इसी से कनेक्टेड एक और सवाल पूछना चाहूंगा, व्हाट रोल इंट्यूशन प्ले इन योर वर्क एज ए टैरो कार्ड रीडर, टैरो कार्ड मास्टर? इंट्यूशन पावर सबका जरूरी नहीं है अच्छा हो। जब मैं आई थी इस फील्ड में तो मेरे को तो पता ही नहीं था कि इंट्यूशन होता ही क्या है, मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं था कि इंट्यूशन ये सिक्स सेंस होता हम सब में है, सिक्स सेंस हम सब में है, लेकिन उसको यूटिलाइज कैसे करना है, उसको बढ़ाना कैसे, इस प्रोफेशन में आने के बाद आप एक्सपर्ट हो जाते हैं इन चीजों में। क्योंकि इस प्रोफेशन में जब आप एंटर करते हैं तो आप प्रोफेशन में नहीं एंटर कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में भी एंटर कर रहे हो। एंड एक बार एंटर होने के बाद आपको खुद ब खुद चीजों की क्लैरिटी होने लग जाती है कि क्या ये चीज क्या है, ये इंट्यूशन क्या है, कैसे वर्क करता है, कैसे इसको बढ़ाना है और कैसे अपनी इनर चीजों को सुनना है। मतलब हमारे अंदर, सबके अंदर एक इनर कॉलिंग होती है जिसे हम निग्लेक्ट करते रहते हैं कि नहीं नहीं दूसरा सही कह रहा है, मेरी इनर कॉलिंग गलत है। ये अक्सर सबके साथ होता है, चाहे आप कितने भी बड़े यूट्यूबर हैं, कितने भी बड़े आप आदमी हैं, आपको हमेशा अपने आप पे शक होता है कि नहीं नहीं वो सही कह रहा है सामने वाला, मैं ही गलत। तो इनर कॉलिंग पे जब आप विश्वास करने लग जाते हैं तो समझिए कि आपका इंट्यूशन भी धीरे धीरे खुद ही डेवलप हो जाएगा। उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, बट इतना कह सकते हैं कि 40% 30% आपको इंट्यूशन पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है। मैम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये मेरे ख्याल से आप जिस मॉडलिटी से हैं, ऑकल्ट की भी जब मैं बात करूं तो आजकल सबसे ज्यादा सबको यही इश्यूज आते हैं, रिलेशनशिप। सो हाउ डू यू हेल्प क्लाइंट नेविगेटिंग रिलेशनशिप ब्रेकअप्स? आप कैसे आप उनको गाइड करते हैं, कैसे आप उनको हेल्प करती हैं? मैम इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताइए। जी, पहले तो कोई क्लाइंट आता है तो मुझे ये फील होता है कि उसका ब्रेकअप नहीं हुआ, मेरा ब्रेकअप हुआ है। क्योंकि मैं उसको फिर अब खुद को उसमें देखती हूँ कि हाँ मेरी ये सिचुएशन होती तो मैं कैसे डील कर रही होती। एक सिंपल सा फॉर्मूला हमें लगाना पड़ता है कि हमें उसको बिना जज किए उसकी सिचुएशन में खुद को डालना पड़ता है, और फिर उससे जो बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं अगर आप ऐसे करते हैं। जो भी काउंसलिंग है, जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं, सब लोग ऐसे ही करते हैं मोस्टली कि वो क्लाइंट को बिना जज किए उसकी सिचुएशन देखेंगे कि हम अगर होते तो क्या करते, कैसे इन चीजों से निकलते, कैसे डील करते। और ब्रेकअप और रिलेशनशिप तो आजकल बहुत ब्रेकअप आम हो गए हैं क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इश्यूज इतने बढ़ गए हैं, और अगर एक अंडरस्टैंडिंग पाथ पे होगा तो दूसरा भटक जाता है फिर। और लोगों के पास टाइम की बहुत कमी है आजकल, इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक चीज के लिए हम एक्सप्लेन करें हमने ये चीज क्यों की, वो चीज क्यों की। हमारे पास इतना भी टाइम नहीं होता है, कई बार हम सिचुएशन भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते सामने वाले को कि ये गलती क्यों हुई या तुमसे ये गलती क्यों हो रही है, तुम कहाँ गलत हो। तो रैदर देन कि ये सब चीजें करने के लोग आजकल निकल जाते हैं रिलेशनशिप से कि चलो छोड़ो, इतना टाइम कौन लगाएगा, दूसरे पे चलते हैं। लेकिन जब वो दूसरे इंसान पे जाते हैं तो वो उनको और कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो पहला ही इशू हील्ड नहीं हुआ तो दूसरे रिलेशनशिप में आप कैसे जा सकते हो। राइट राइट राइट, वेरी ट्रू वेरी ट्रू। मैम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टफ वन। बहुत बार टैरो कार्ड रीडिंग, जैसा आपने भी बताया कि बहुत बार जो रहते हैं लोग टेस्ट करने आते हैं, जज करने आते हैं कि कितना आता है, नॉलेज टेस्ट करने आते हैं। जी सो जी व्हाट एडवाइस वुड यू गिव समवन हु इज स्पेक्टिकल अबाउट टैरो कार्ड रीडिंग, जिसको थोड़ा सा संदेह है कि टैरो कार्ड से कुछ मेरी सहायता होगी नहीं होगी, ये काम करता है नहीं करता है? मैम इसके बारे में मैम प्लीज बताइए। जी, पहले तो क्लाइंट्स को क्लियर करना पड़ता है कि ये फ्यूचर प्रिडिक्शन का टूल नहीं है। हाँ। मोस्टली मैंने वीडियोस में भी बताया है कि इट इज नॉट अ टूल ऑफ फ्यूचर प्रिडिक्शन। कोई भी आप एस्ट्रोलॉजी की भी बात करें तो मुझे नहीं लगता कि एस्ट्रोलॉजी आता होगा प्रिडिक्शन सही, लेकिन 80-70% आपका खुद का वर्क भी होता है। अब आप मैं आपको कह दूं कि चलिए आज पॉडकास्ट करते हैं और ऑनलाइन ना हूं तो अपने आप तो नहीं होगा ना, वो चीज अपने आप तो नहीं आ जाएगी, वो चमत्कार तो नहीं हो जाए ना, मैं सोचूंगी हाँ चमत्कार हो जाएगा और पॉडकास्ट बन जाएगा और सब चीजें अपने आप हो जाएंगी। तो यहाँ लोग फ्यूचर प्रेडिक्शन पे डिपेंड होने लगते हैं बहुत ज्यादा। तो डिपेंडेंसी आप रखिए बट 50% रखिए आप। अगर किसी एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड रीडर से आप मिल रहे हैं,
आप बस ये सोच लेके जाइए कि आपको गाइडेंस लेनी है, वेदर इट्स फॉर योर फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट, कि आपकी जो गाइडेंस से आपको आगे डायरेक्शन मिलने वाली है, जो आपकी समस्या का समाधान होने वाला है, तो वो हम क्लाइंट को क्लियर करते हैं कि फ्यूचर प्रेडिक्शन का लेके मत चलिए। अगर आप फ्यूचर प्रेडिक्शन का लेके चलते हैं तो फ्यूचर तो चेंज हो सकता है, आपके कर्मों से आप बदल सकते हैं उसको। आज मैं कह दूं कि आज मैं प्रेडिक्ट कर दूं कि आपकी शादी 2026 में हो जाएगी, सपोज नहीं होती है, तो आप क्या कहेंगे कि आई एम अ फेक टैरो रीडर, राइट? बट ये डिपेंड करता है ना, आपने अगर लड़की ही नहीं ढूंढी तो आप कैसे कहेंगे कि भाई मेरी शादी नहीं हुई, मेरी शादी तो होने वाली थी, अब सामने से कोई उड़ के तो आ नहीं जाएगा, या आपको कोई उसके लिए लव रिलेशनशिप होना चाहिए, या आप अरेंज मैरिज में ढूंढो, तब तो होएगी ना शादी। अब आप बैठे हुए हैं और ऐसे देख रहे हैं कि अच्छा मैम ने प्रेडिक्शन किया था, अब कोई आएगा कोई आएगा, ये वाली जो परसेप्शन है ना, ये लोगों को थोड़ा चेंज करने की जरूरत है, कि हमने पैसे दे दिए, अब ये पैसे वसूल हो जाने चाहिए हमारे। अगर सामने वाले ने कहा है तो 2026 में ही शादी होनी चाहिए। शादी तो तब होगी ना जब आप एक्शन भी तो लेना पड़ेगा आपको, आपको लड़की देखनी पड़ेगी, और आपका कोई प्रेजेंट रिलेशनशिप है तो आपको जाके प्रपोज करना पड़ेगा, फिर आपको उसको घर वालों को भी कन्विंस करना पड़ेगा, ये चीजें भी तो आती हैं। तो 50% आप कह सकते हैं कि यू कैन डिपेंड ऑन एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग, बट 50% तो यू कैन डिपेंड ऑन योर एक्शंस ऑल्सो। आप अगर आप मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एक बड़ा छोटा सा। आजकल क्या है कि लोग ना एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला बात बिना बोले समझ जाए। हाँ, very true. ऐसा ये टर्म चल रहा है कि सामने वाला हमें समझ जाए, हम चाहते क्या है बिना बोले वो समझ ले, ऐसे कैसे होगा? आपको भगवान ने शक्ति दी बोलने की, किस लिए दी है? कि आप अपने शब्दों को दूसरे तक पहुंचा सकें, आप अपनी बात क्लियर कह सकें, तभी तो उसको पता चलेगा ना कि आपके मन में क्या चल रहा है। अब हर कोई साइकोलॉजिस्ट थोड़ी बन के बैठ जाएगा कि सामने वाले के, तो ये थोड़ा दिक्कत यहाँ पे क्रिएट हो जाती है चीजें, कि अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमारा पूरा वसूल होना चाहिए वो चीज। तो इसमें आपका खुद भी वर्क करेगा। अगर सपोज किसी को मैरिज करनी है, मैंने बोल दिया 2026 में मैरिज होगी, तो उसकी मैनिफेस्टेशन भी होती है, लेकिन अगर वो चाहता ही नहीं है, अगर वो मेरे से पूछ रहा है सिर्फ, लेकिन वो अपने दिल से मन से चाह नहीं रहा कि उसकी शादी हो 2026 में, तो नहीं हो सकती। वो मैनिफेस्टेशन वाला कॉलम आ जाता है, वो खाली रह जाएगा। I'm moving to the next question about the psychology. How do you stay updated with the latest development in psychology as well as even tarot maybe? टैरो में ऐसा है कि टैरो में डेवलपमेंट देखने के लिए वीडियोस को मैं फॉलो करती हूँ यूट्यूब पे, जो बाकी टैरो रीडर्स हैं उनको। बाकी गूगल पे इतनी जानकारी रहती है कि आजकल आपको बुक्स भी नहीं खरीदनी पड़ती। आपका अमेजोन पे किंडल है, आप कितनी ही बुक्स टैरो के बारे में पढ़ सकते हैं। और बाकी रही अपडेशन की, हम ऐसे कह सकते हैं कि कार्ड्स तो वही रहते हैं हमारे, लेकिन आजकल कार्ड्स भी, टैरो कार्ड रीडिंग में कार्ड्स भी नए नए अपडेटिंग होके आ रहे हैं। जैसे करंट फीलिंग्स का एक नया डेक निकला है अभी, तो उसमें क्या रहता है कि क्लाइंट को सीधा पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि करंट फीलिंग का डेक है, उसमें एक कार्ड है इग्नोरेंस, तो आप इग्नोरेंस वर्ड से समझ गए कि सामने वाले की करंट फीलिंग अभी ये है कि वो मुझे इग्नोर करना चाहता है, ठीक है? तो ये काफी क्लैरिफिकेशन वाले कार्ड्स आ गए हैं। और अगर मैं साइकोलॉजी की बात करूं, अपडेशन कैसे रहती हूँ मैं उसमें, तो अपडेटेड ऐसे रहती हूँ कि एक तो अमेरिकन एसोसिएशन है, उनके कुछ आर्टिकल्स पढ़ लिए, और भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो साइकोलॉजी के बारे में है, और जो हमारी एसोसिएशंस वगैरह, इंडिया की एसोसिएशन है इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, तो उनके आर्टिकल्स पढ़ लिए। पीएचडी के कितने स्टूडेंट्स हैं उनके आर्टिकल्स पढ़ लिए, या डॉक्टर्स के आर्टिकल पढ़ लिए, तो उससे अपडेटेड रहती हूँ मैं। उससे चीजें मेरे को ये लगता है कि हाँ ये चीज, ये थेरेपी लगानी है, ये चीज करनी है क्लाइंट के लिए, ये बेटरमेंट होगा। ठीक 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 मैम। मूविंग टू द नेक्स्ट बिग क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम आजकल यंगस्टर्स से लेकर बच्चों में भी आजकल देखने को मिलती है, एंजाइटी। व्हाट टेक्निक डू यू यूज टू हेल्प क्लाइंट्स डीलिंग विद एंजाइटी? मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। एंजाइटी तब आती है जब आप सप्रेस करते हैं इमोशंस को। इसको मैं एक एग्जांपल से बताऊंगी। जैसे मेरे डैड की डेथ हुई थी 2020 में। एट दैट टाइम आई स्टार्टेड सप्रेसिंग माई इमोशंस। तो उस टाइम तो वो इमोशन दब गए, अब वो पाइल्ड अप होता रहता है धीरे धीरे। जैसे आप किसी डब्बे में कुछ रख रहे हैं, सामान रखते रहते हैं, वो एक दिन इतना भर जाता है कि वो डब्बा ऐसा हो जाता है कि आप उठाते हैं तो आपको लगता है वो टूट जाएगा। तो
ऐसे ही इंसानों के साथ है, एंजाइटी तब आती है जब बहुत ज्यादा भर जाते हैं अंदर से और टूटने लगते हैं, और कोई दोस्त ऐसे नहीं मिलते जिनके साथ वो डिस्कस कर सके। और यहाँ पे इंडिया में एक मिथ है कि काउंसलिंग पागल लोग लेते हैं। मैंने ऐसे सुना है कि पागल जो काउंसलर के पास जाते हैं वो पागल होते हैं। तो ये जो मिथ है ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है इस चीज में। और एंजाइटी वहां से शुरू होती है जहां आप इमोशंस बहुत ज्यादा दबा देते हैं। आप दबाते जाते हैं और वो अंदर इकट्ठा होता जाता है। जैसे इट्स लाइक काइंड ऑफ क्लटर, कि आपके ब्रेन में क्लटर जमा हो गया है, और अगर आप वो क्लटर बाहर थ्रो नहीं करेंगे तो वो पैनिक अटैक्स में बदल सकता है, वो एंजाइटी क्रिएट कर सकता है, वो एंगर इश्यूज भी ला सकता है। अब ये एंजाइटी आपको किसी इंसान के कारण भी हो सकती है, किसी सिचुएशन के कारण भी हो सकती है, और आजकल मोबाइल का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, उसके कारण तो एंजाइटी रहती है। और सबसे बड़ी एंजाइटी यंगस्टर्स में मैं बताती हूँ, मैसेज नहीं आना। जैसे कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है किसी का, मैसेज नहीं आया, मैसेज नहीं आया, फोन की तरफ देखते रहेंगे कंटिन्यूसली। फोन को वॉच करने की वजह से भी एंजाइटी क्रिएट होती है, क्योंकि आपकी जो हार्ट बीट है ना, इन चीजों से इंक्रीज होती है। अब आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है और उधर आपका बीपी भी इंक्रीज हो रहा है, और जब आपका बीपी भी बढ़ रहा है तो आपकी एंजाइटी और इंक्रीज होती जा रही है। फिर प्रॉब्लम कहाँ आएगी? एंजाइटी तो है ही है, साथ में बीपी की दिक्कत भी आ गई। तो एंजाइटी को अगर थोड़ा बहुत अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो उस टाइम जब आपको एंजाइटी आ रही है उस समय आप हैंड्स रब कर लीजिए, अपना एकदम डिस्ट्रैक्ट कर दीजिए माइंड। जो भी आपका थॉट है उससे आपको डिस्ट्रैक्ट हो जाना है फॉर 2 सेकेंड्स। अगर आपने सिर्फ 2 सेकंड के लिए अपने थॉट को डिस्ट्रैक्ट कर लिया तो आप मैनेजेबल हो जाएगी, वो एंजाइटी बढ़ेगी नहीं। बट अगर आप उसी चीज को डेली करेंगे, दोहराएंगे, तो वो बढ़ बढ़ के फिर इट कैन क्रिएट हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको आगे हार्ट इश्यूज हो सकते हैं। तो ये देखने में एंजाइटी नॉर्मल होती है, बट ये आगे जाके आपको बहुत हार्म कर सकती है। इन मेनी वेज इट कैन हार्म यू। Moving to the next question about your sessions. How do you handle emotional overload during your sessions? होती हैं सिचुएशंस ऐसे कि आपको कॉल आएंगे, रोने लग जाते हैं। जैसे मुझे कॉल आते हैं, रोने लग जाते हैं कई पेशेंट्स, कई क्लाइंट्स रोने लगते हैं। और फिर टैरो रीडिंग की अगर बात करूं तो ब्रेकअप्स के ज्यादा होते हैं कि नो कॉन्टैक्ट्स में जो लोग हैं, तो मेन प्रॉब्लम उनकी होती है, वो रोना स्टार्ट कर देंगे, क्राइंग इंटरवल्स हो जाएंगे, एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, पैनिक अटैक्स आ जाते हैं। फोन पे ही कई बार बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो उनको ऐसे करना पड़ता है कि उनको लिसनिंग स्किल्स एक काउंसलर के बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर आप उनको उस टाइम जरूरत होती है कि कोई सुनने वाला होना चाहिए बस। उनको और कुछ नहीं चाहिए आपसे, कोई दवाई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस जो वो बोल रहे हैं वो अगर आप 2 सेकंड के लिए सुन लें आराम से, तो धीरे धीरे वो एंजाइटी नॉर्मल होने लगती है। कि उनको एक मिल जाता है इंसान जो उन्हें सुन रहा है, उन्हें समझ रहा है। जो कि आजकल की प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है कि फैमिली में कोई अंडरस्टैंडिंग इश्यूज हैं, स्पाउसेस में बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो चुके हैं, कोई समझना नहीं चाहता है। तो ये डील करना कई बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है। कई बार सुसाइडल क्लाइंट्स भी आते हैं जिनकी जो एक बार ट्राई कर चुके होते हैं, 2 बार ट्राई कर चुके होते हैं। तो ऐसे में उनको फोन पे और ऑनलाइन करना काउंसलिंग एक बहुत बिगेस्ट चैलेंज हो जाता है, बट वो करना पड़ता है क्योंकि काम ऐसा है। और खुद को भी इमोशनल बैलेंस रखना पड़ता है, क्योंकि अगर एक काउंसलर वीक हो जाएगा तो सामने वाला उससे भी वीक हो जाएगा। Very true. उस टाइम थोड़ा प्रैक्टिकलिटी मुझे लेकर चलना पड़ता है कि हाँ क्या सोल्यूशन हो सकता है और कैसे इनको समझाना है, कैसे इनको करेक्ट करना है, कहाँ क्या दिक्कत हो रही है। तो उनको आप एक दोस्त की तरह हैंडल करना पड़ता है, माँ बाप की तरह आप हैंडल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि माँ बाप फिर ये होता है ना, माँ बाप तो फिर जजमेंट पे आ जाते हैं कि आप यहाँ गलत है, वहां गलत है। तो गलत नहीं कह सकते, उनका कोई भी थॉट होता है। अब किसी किसी को ये भी थॉट आता है, कई बार मर्डर्स के भी थॉट आते हैं कि मैं किसी का मर्डर कर दूं, ऐसे थॉट्स भी आते हैं लोगों को। तो वो भी डील करना पड़ता है। और ऑन द फोन इट्स इज वेरी डिफिकल्ट, जब आप फेस टू फेस नहीं है तो और ज्यादा चैलेंजेस क्रिएट हो जाते हैं। मैम, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट योर जर्नी, 5 साल की जो जर्नी है आपकी, अबाउट सक्सेस। सो हाउ डू यू मेजर द सक्सेस ऑफ योर काउंसलिंग सेशन? सक्सेस तो डेली ही अचीव करनी चाहिए। मतलब हम ऐसे नहीं कह सकते कि मैं ऐसे नहीं कह सकती कि मैं सक्सेस मैंने पा ली है। मैं तो आज भी फेलियर
की तरह ही देखती हूँ अपने आप, क्योंकि अगर आप सक्सेसफुल देखने लगते हैं ना खुद को, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप एक फेलियर की तरह देखेंगे ना कि अभी भी बहुत कुछ करना है, नहीं यार मैं कुछ नहीं कर पाई हूँ, अभी भी मैं हीलिंग में उतनी अच्छी नहीं हूँ, अभी भी मैं काउंसलिंग में उतनी अच्छी नहीं हूँ, अभी भी मेरे को रीडिंग्स में और कुछ करना है, तो वो मोटिवेशन रहता है कि आपको आगे बढ़ना और इसमें और कुछ एडअप करना, आपको अपनी एजुकेशन आगे बढ़ानी है, या कुछ आपको स्टडीज करनी है आगे, या कुछ भी ऐसे थेरेपीज सीखनी है। तो ये तो नेवर एंडिंग लर्निंग है। आप सक्सेसफुल नहीं कह सकते किसी, मैं तो अपने आप को बिल्कुल नहीं मानती कि मैं सक्सेसफुल हूँ। अगर मुझे कोई कहता भी है तो भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे अपने आप को और बेहतर करना है, बेहतर करना है। सक्सेस जैसी तो कोई टर्म मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि डेली क्लाइंट्स को मैं हील करके कैसे बेटर अपनी लाइफ कर सकती हूँ, कि मुझे खुशी मिलेगी, हाँ मेरे इतने क्लाइंट्स हील हो गए, इतने क्लाइंट्स ठीक हो गए। और सक्सेस को कोई टर्म नहीं है सक्सेस का, क्योंकि साइकोलॉजी में इतने टर्म्स है, अगर आप पढ़ेंगे ना आपको इतना कुछ मिल जाएगा, एंडलेस है, एंडलेस। और आज भी अगर नॉलेज के टर्म पे देखूं तो मैं सिर्फ अपने आप को ज्यादा से ज्यादा 7 या 6 ही रेट करती हूँ। मेरे अंदर कोई वो नहीं है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी साइकोलॉजिस्ट हूँ या काउंसलर हूँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं जो भी क्लाइंट मेरे पास आए वो मेरे को उसके लिए अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, तब उस चीज को मैं सक्सेस मानती हूँ। और वो डेली बेसिस पे होनी चाहिए कि डेली क्लाइंट आया और वो ठीक होके जाए और उसके मुझे अच्छे रिजल्ट देखने को मिले, और मुझे एक फोन कॉल मिले कि भाई मैम मैं ठीक हो गया आपकी वजह से, तो वो बड़ी वहां मैं कहूंगी कि हाँ चलो एक फोन कॉल आ गया, एक क्लाइंट ठीक हो गया, तो वो मेरे को लगता है कि वो सक्सेस है मेरे लिए। वो उसकी एक लाइन मेरे लिए सक्सेस है कि हाँ मैं आपकी वजह से ठीक हो गया हूँ। जी। Great, great. I'm moving to the another question, a big one and important one. What role does spirituality plays in your life and work? अगर मैं बात करूं टैरो रीडिंग की लेके चलूं, तो टैरो रीडिंग्स में तो आपको पता है स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एकदम से टैरो रीडिंग में जाते ही स्पिरिचुअल हो जाते हैं। जैसे जैसे आपको सब्जेक्ट का पता लगने लगता है, प्लस इसमें साइकोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि साइकोलॉजी आपको बताती है डिटैचमेंट, कि डिटैच जितने आप डिटैच रहेंगे ना उतने आप एंजाइटी फ्री रहेंगे। स्पिरिचुअलिटी क्या है कि आपकी बाहरी स्थितियों का असर आपके अंतर मन पे ना पड़े। आपका अगर कोई लॉस हो गया तो उस चीज का असर आपके दिल पे नहीं पड़ना चाहिए, आपके अंतर मन पे नहीं पड़ना चाहिए, आपको उन चीजों में गुस्सा नहीं आना चाहिए, आप एकदम नॉर्मल रहें उस सिचुएशन में भी, क्योंकि आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद कि यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं है, ऑल थिंग्स आर टेम्परेरी। अगर आप ये क्लैरिटी अपने दिमाग में ले आते हैं तो आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी का जो इतना बड़ा टर्म है, जो इतने सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, उसको हम सिर्फ एक लाइन में समझ सकते हैं कि बाहर की स्थिति का आपकी अंदर की स्थिति पे ना फर्क पड़े कभी। अगर आपके घर में कोई इंसिडेंट हो गया, आपकी फैमिली मेंबर कोई बीमार है, तो उसका उसका असर भी आपके अंदर नहीं होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। बस बाहर बाहर आप अपने से उस फैमिली मेंबर की सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आप डिटैच हो जाएं कि ये स्थिति भी टेम्परेरी है, ये भी हट जाएगा, ये दुख भी चला जाएगा। जी। I'm moving to the end of the podcast and taking some last important questions. What do you believe is the most important quality for a counselor to possess and a very good Reiki grandmaster की जब मैं बात करूं तो क्या क्या वो क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या मैं जो बोलूं महत्वपूर्ण गुण जो रहते हैं वो उनमें आने चाहिए या उनको उस पर और वर्क करना चाहिए? मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। कोई भी रेकी हीलर है, टैरो रीडर है, या ये जो पूरा स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन होता है, तो इसमें उनके पास सबसे पहले पेशेंस होना चाहिए। बहुत ज्यादा पेशेंस आपको रख के चलना पड़ता है, क्योंकि आपके हिसाब से आपका प्रोफेशन नहीं चलेगा, स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से चलता है। फिर ये प्रोफेशन जैसा आप कर रहे हैं कर्म, वैसा ही आपको उसमें फल मिलने वाला है। अगर आप बहुत ज्यादा अटैच हो गए कि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आने चाहिए, मेरे को बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, तो वहां आप मार खा जाते हैं। फिर वहां आप स्पिरिचुअल नहीं हो पाते। और सबसे बड़ा जो आजकल के यूथ है, अगर ये किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं तो ये खास तौर पे स्पिरिचुअलिटी के प्रोफेशन में बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए, बहुत ही ज्यादा। इतना चाहिए कि आपकी स्थिति अगर कितनी भी खराब है, आप दूसरे को नहीं बता सकते कि मेरी स्थिति इतनी खराब है,
आप अपने क्लाइंट को शो नहीं कर सकते कि मेरी स्थिति इतनी खराब है, क्योंकि उसका असर आपके क्लाइंट पे पड़ता है फिर। आप बुरा फील करेंगे तो सामने वाला भी बुरा फील करेगा। आप अच्छे हैं, खुश हैं, तो सामने वाले की वाइब्रेशन भी हाई हो जाती है। तो इस प्रोफेशन में सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है तो पेशेंस की और बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करने की। बहुत ज़्यादा आपको काम करना पड़ेगा अगर आप टैरो रीडिंग्स में आ जाते हैं। वो खुद ब खुद कई बार आपसे करवा भी लिया जाता है, ईश्वर के द्वारा खुद ब खुद। अगर आप आ गए हैं टैरो रीडिंग में, इस प्रोफेशन में कि आप लोगों को हील करने लगे हैं, तो आपको धीरे-धीरे ईश्वर का जो साथ है वो मिलने लगेगा। क्योंकि हमारे ईश्वर भी तो चाहते हैं ना कि बहुत सारे लोग हील हों, जिनके पुराने घाव हैं, ज़ख्म हैं, तो वो भर जाए इसी जन्म में। तो ये सबसे जो यूथ है, जो भी आने वाले टैरो रीडर्स हैं, उनके लिए पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। I'm taking the next question and an holistic one. आपके अनुभव ने जब मैं बात करूं, एक्सपीरियंस की जब मैं बात करूं, so how has your experience shaped your views on a general, जब मैं mental health की जब मैं बात करूं, people in India? तो जनरल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आजकल जो पड़ रहा है वो हमारी मेंटल हेल्थ पे पड़ रहा है। और अगर हम स्टार्टिंग कर दें मोबाइल फोन से लेके लैपटॉप्स, स्क्रीन टाइम, सबसे बड़ा इम्पैक्ट इन चीजों का पड़ रहा है मेंटल हेल्थ पे। तो कल मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक डॉक्टर बता रहे थे, तो वो स्पेशली गाइडेंस दे रहे थे कि 2 महीने से नीचे के बच्चे को आप मोबाइल फोन ना दें। तो क्योंकि स्क्रीन टाइम इतना हो गया है आजकल, क्या है, बच्चे बाहर नहीं जा सकते। तो माँ बाप को डर लगता है कि बच्चों को कोई उठा ना ले, कोई किडनैपिंग ना हो जाए। आजकल बहुत ज्यादा सिक्योरिटी इश्यूज बच्चों के साथ भी हो गए हैं। पहले जमाने में क्या था, बच्चे खेलते थे, एक साथ ग्रो होते थे, मेंटल इश्यूज कितने कम थे, कोई टेंशन ही नहीं थी, कोई साइकोलॉजी का नाम ही नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जो इश्यूज डेवलप हो रहे हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे इश्यूज भी डेवलप हो रहे हैं। पहले हम लोग बाहर जाया करते थे, आउटिंग करते थे, आजकल तो ऑनलाइन आउटिंग्स ही होने लगे कि ऑनलाइन खाना खाते देख रहे हैं, एक दूसरे को वीडियो कॉल कर रहे हैं, मिलने का टाइम कम हो गया है, तो सारा टाइम स्क्रीन पे ही जा रहा है। तो ये इश्यूज मेंटल हेल्थ को और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। बट कुछ लोग होते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे हम लोग एक्सपर्ट हैं, तो हम जानते हैं कि हमें अपनी मेंटल हेल्थ, हमें कमरे में बंद कर दिया जाए, मेंटल हेल्थ नहीं खराब होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमें सारे फॉर्मूलाज पता है कि अब ये करना है, घर के अंदर रह के भी अब ये करना है, अब आंखें बंद कर लेनी है 15 मिनट के लिए, आंखों पे कॉटन रख देनी है और थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना है, इस टाइम पे क्या करना है। तो ये सारे फॉर्मूलाज तो हमें पता है। तो इसलिए मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा इशू तो क्रिएट हो चुका है, लेकिन वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आप कैसे अपने आप को संभाल रहे हैं, कैसे अपने आप को आगे ले। Ma'am, moving to the next question and a personal one. What future goals do you have for your practice? और मैम आगे क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं इसके बारे में भी प्लीज बताएं। फ्यूचर गोल में बस मेरा एक ही गोल है कि मेरे क्लाइंट को ठीक होना है, मेरा क्लाइंट ठीक हुए बिना ना जाए। और आगे मैं बहुत सारी स्टडीज करना चाहती हूँ रिलेटेड टू साइकोलॉजी। तो ये मेरे गोल्स हैं और सबसे बड़ा गोल ये है कि मेंटल हेल्थ में काम करना, ऐसा काम करना कि लोगों को जागृति देना, अवेकन करना कि हाँ, आप इस जरिए से भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग आजकल साइकियाट्रिस्ट के पास जाने लगे हैं, बहुत दवाइयां खाने लगे हैं लोग, और उनकी जो एंजाइटी है वो लेवल इतना बढ़ गया है कि उनको समझ में ही नहीं आता है कि कैसे इससे डील करें। और एक्सरसाइज तो आजकल खत्म होती जा रही है, एक्सरसाइजेज, योगा, ये सब, क्योंकि सब कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, बैठते हैं, ऑफिस में जाते हैं, 12 घंटे की जॉब होती है, वहां लगे रहते हैं, स्क्रीन टाइम हो गया, कोई उनका वर्कआउट नहीं है, कोई वॉक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इससे जो जनरेट हो रही है वो मेंटल हेल्थ कंडीशन खराब हो रही है। तो मेरा तो आगे का गोल यही है कि मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा फोकस करना, लोगों को बताना, जागरूक करना कि क्या ऐसी चीजें हैं जिससे आप मेंटल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। और टैरो को भी मैं इसलिए इंक्लूड करती हूँ कि टैरो से बहुत अच्छी गाइडेंस मेंटल हेल्थ के लिए भी मिल जाती है मुझे। I'm moving to the last second question and the most important one. मैम प्लीज डिटेल में बताइए आपके क्या क्या वर्कशॉप्स हैं, लोग कैसे आपका गाइडेंस ले सकते हैं, क्या क्या आप टैरो में सेशंस लेते हैं, इसके बारे में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं चैनल्स आपका, इसके बारे में प्लीज मैम डिटेल में मैम प्लीज बताएं। मैंने अपना पर्सनल नंबर मेरे चैनल्स पे भी है, मेरा व्हाट्सएप बिजनेस नंबर है जो कि है 729098
80285। इस पे भी मेरे को कोई भी क्लाइंट कनेक्ट कर सकता है, बट मोस्टली मैं कॉल्स रिसीव नहीं कर पाती, तो आई प्रेफर कि वो व्हाट्सएप मैसेज छोड़ें। और उसके बाद अगर कोई क्लाइंट व्हाट्सएप से कनेक्ट नहीं करना चाहते, अपनी आइडेंटिटी भी इतनी रिवील नहीं करना चाहते, तो वो मुझे मेरी ईमेल आईडी अरोड़ा सोनिया 1956 ARORASONIA 1956 @gmail.com पे भी। और तीसरा मेरे से कनेक्ट होने के लिए यूट्यूब चैनल है टैरो यूनिवर्स 222 के नाम से, वहां पे भी मेरे को कमेंट करके कनेक्ट हो सकते हैं। और मेरी इंस्टा आईडी है टैरो रीडिंग्स 16591, वहां पे भी मेरे को कनेक्ट किया जा सकता है मैसेज के थ्रू। और फेसबुक पे मैं हूँ SONIA AROR के नाम से, वहां पे भी लोग मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। जी ग्रेट। इसी कंटेक्स्ट में मैं पूछना चाहूंगा कि और आप कैसे कैसे आपकी जो मॉडलिटी है, सर्विसेज हैं, या कोई अलग से वर्कशॉप आप अभी लाने जी वाली हैं, जी। क्या क्या वर्कशॉप करते हाँ, हैं इनकी? अभी टैरो रीडिंग्स में जो चल रहा है, मैंने कोर्सेज निकाले हुए हैं, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के टैरो रीडिंग्स के कोर्सेज हैं, जिसमें मैं खुद सिखाऊंगी। ट्रेन करने के बाद मैं खुद सिखाऊंगी कि टैरो रीडिंग्स में आगे जॉब कैसे ढूंढनी है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, एस्ट्रोटॉक वगैरह पे कैसे आप अप्लाई करेंगे, कैसे आपको वहां से कॉल आएगा, और ये सब भी रहेगा उसमें। और इसके अलावा मैं यूट्यूब की ट्रेनिंग भी देती हूँ उनको कि यूट्यूब का चैनल कैसे बनाना है, कैसे आप अपने आप को यूट्यूब पे प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे आप शॉर्ट्स बनाएंगे, कैसे आप लॉन्ग वीडियोस बना के अपनी गाइडेंस जो है दुनिया भर में पहुंचा सकते हैं। दूसरा अभी जो मेरा चल रहा है वो हीलिंग वर्कशॉप चल रही है, जो कि बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे है। हीलिंग वर्कशॉप में मैं इंक्लूड करती हूँ कि खुद को हील कैसे करना है। अगर कोई क्लाइंट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया, उसको वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता, वो साइकियाट्रिस्ट से हेल्प नहीं लेना चाहता, तो वो अपने आप को हील कैसे करेगा। तो उसकी हीलिंग का भी मैं, सेल्फ हीलिंग का मेरा कोर्स है एक छोटा सा, वो भी रहता है 3 to 5 days का कोर्स रहता है। तो इन सब वर्कशॉप को लेने के लिए सब लोग मुझे कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप बिजनेस नंबर पे, जो कि मैंने पहले भी बताया 7290980285। और मेरी और भी वर्कशॉप है काउंसलिंग से रिलेटेड, और इसमें काउंसलिंग से रिलेटेड वर्कशॉप में मैं ये बताती हूँ कि कैसे कैसे आप अपनी मेंटल हेल्थ को जीरो से शुरू करके 100 तक पहुंचा सकते हैं। जीरो से शुरू करके मतलब आप जीरो से, जब भी हम कोई स्किल सीखते हैं या अपनी कोई डेवलपमेंट करते हैं, तो हमें उसमें जीरो होना पड़ता है कि हमें कुछ नहीं आता है, हम मेंटल हेल्थ में बिल्कुल जीरो हैं। तो जीरो से ही स्टार्ट करेंगे तभी हम 100 की तरफ जा सकते हैं। तो उस वर्कशॉप में मैं ये क्लैरिटी दे देती हूँ कि दोबारा से जो लोग मेरे से वर्कशॉप ले रहे हैं काउंसलिंग के, तो मेंटल हेल्थ की, तो उनको दोबारा से कोई इशू ना क्रिएट हो, उनको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत ना पड़े, और उनके इमोशनल इश्यूज वहीं पे हील हो जाएं, वर्कशॉप में ही हील हो जाएं, कि उनको आगे कभी जाना ही ना पड़े किसी हॉस्पिटल में या किसी भी काउंसलर के पास। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पॉडकास्ट, मैम जी। आप क्या एक को संदेश देना चाहेंगे जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, जो ये शॉर्ट देख रहे हैं, योगी राम के जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए, और जितने भी आपसे गाइडेंस लेना चाहते हैं मैम उनके लिए? मैं सबको एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि आप खुद को बहुत अच्छे से हील कर सकते हैं। सबके अंदर एक हीलिंग पावर होती है, अगर आप अपनी पावर्स को डेवलप कर लें। मैंने एक चीज नोटिस करी है, आजकल लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं कि दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है ऑनलाइन पे, जैसे किसी सेलिब्रिटी की लाइफ में क्या चल रहा है, या ये इंसान हमें जानता है इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन इन चीजों के चक्कर में हम खुद को भूल जाते हैं कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, हमारी लाइफ में कहाँ कमी आ रही है, हमारी लाइफ में क्या ब्लंडर्स हैं, हम कहाँ खुद को करेक्ट नहीं कर रहे। तो मेरा मैसेज एक ही है सबको कि आप अपनी लाइफ पे फोकस करें। इसको सेल्फिश होना नहीं कहते, कई लोग कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा अपने आप पे फोकस करें। अगर हम अपने आप पे नहीं फोकस करेंगे तो हम दुनिया को कुछ नहीं दे के जा सकते। अगर हमें दुनिया को कुछ देकर जाना है तो पहले तो हमें अपनी इश्यूज सॉर्ट आउट करने होंगे, तभी हम किसी को कुछ दे सकते हैं। इसको मैं ऐसे समझा सकती हूँ कि आपके खुद के हाथ ही खाली हैं तो आप सामने वाले को क्या देंगे, और अगर आपके खुद के हाथ भरे हैं सोने से तो आप सामने वाले की मदद जरूर कर सकते। तो अपने अंदर जरूर झांके, अपने अंतर मन में जरूर झांके कि कहाँ क्या क्या चेंजेस मुझे करने चाहिए, क्या मैं आगे अच्छा कर सकता हूँ, बजाय की रील्स देखने के, फालतू की फेसबुक सर्चिंग करने के,
फालतू फालतू चीजों में इन्वॉल्व होने के, आजकल के लोग ड्रग्स वगैरह में भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा अल्कोहल एडिक्शन होते जा रहे हैं। तो जब आप अपनी लाइफ पे फोकस करेंगे तो ये सब आपके जो मैटर्स है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब अपने आप, इसके लिए आपको चाहिए डेडिकेशन और फोकस सिर्फ अपनी लाइफ पे, दूसरों की लाइफ पे नहीं। दूसरे तो अपने आप देख लेंगे उनका, आप पहले अपना देखिए, अपने आप को ठीक करिए, फिर आप सोचिए कि आप सामने वाले के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। जी ग्रेट मैम, विद अ ग्रेट मैसेज मैं एक बार योगीराम के सारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, वी हैड अ ग्रेट कन्वर्सेशन विद सोनिया अरोड़ा मैम, जो कि एक साइकोलॉजिकल काउंसलर एंड टेरो कार्ड रीडर मास्टर हैं। आप इनसे कनेक्ट हो सकते हैं जैसा मैम ने बताया, और जैसा वीडियो में नीचे चल रहा है, आप इनसे कनेक्ट हो सकते हैं विथ वेरियस मीडियम्स। आप व्हाट्सएप भी इनको कर सकते हैं। एंड रियली मैम, फ्रॉम द टीम ऑफ योगीराम, इट वाज रियली ग्रेट प्लेजर टू हैव ए वर्ड विथ यू। थैंक आपने यू, इतनी सेम चीजें हियर। बताई, तो मैम इट वाज रियली ग्रेट। थैंक यू मैम फॉर योर प्रेजेंस। थैंक यू।